अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रैवल प्रोग्राम की एक नई एपिसोड में मैं हूं अली असगर अरबाब और आज हमारी मंजिल है सिंध का तारीख़ी किला रनी कोट। कराची टाल प्लाजा से कराची हैदराबाद मोटरवे पर 130 किलोमीटर का फासला तय करके पहले हम जाम शोर पहुंचे। हमने मजीद 70 से ज़ायद किलोमीटर इंडस हाईवे पर सफ़र किया और सन पहुंचे। इंडस हाईवे से रनी कोट तक 30 किलोमीटर सड़क टूट फूट का शिकार है, जो कहते हैं कि जल्द तामीर हो जाएगी। दोनों अतराफ कहीं लहराती फसलें, मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त और जड़ी बूटियाँ, तो कहीं खुश्क पहाड़ी इलाका है। रास्ते में जगह जगह बकरियों, भेड़, मवेशियों और ऊँटों के झुंड दिखाई दे रहे हैं और लगता है यहाँ के लोगों का जरिया माश इन मवेशियों से जुड़ा हुआ है। हमें दूर से किले की दीवार नजर आ रही है जो खीर-थर के ऊंचे पहाड़ों पर तामीर की गई है। यूं हम कराची से 4 घंटे का तवील सफर करके रनी कोट किले के सदर दरवाजे पर पहुंचे, जिसे सन गेट कहा जाता है। किले के मरकजी दरवाजे से जुड़ी सीढ़ियों से होते हुए हम किले की दीवार और फसीलों तक पहुंचे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं तारीख़ी मकाम रनी कोट के किले पर, जिसे आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। दीवार चीन की तर्ज तामीर के बायस इस किले को दीवार सिंध भी कहा जाता है। कोट का किला 32 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका शुमार दुनिया के बड़े किले में होता है। किले की दिफाई दीवार 7 से 10 फीट चौड़ी है, जो दूर से दीवार चीन की तरह दिखाई देती है। किले की दीवार वहां तामीर की गई है जहां से हमला आवरों की रसाई मुमकिन थी, जो तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर लंबी है। किले के अतराफ में ऊंची चट्टानों को दिफाई दीवार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और हमला आवरों की निगरानी के लिए 40 से जायद वॉच टावर तामीर किए गए हैं। इस किले को मुनफरद तर्ज तामीर के बायस एक तारीखी शाहकार भी कहा जा सकता है, जिसकी तामीर में मकामी पत्थर और चूना इस्तेमाल किया गया है। सकाफती अहमियत के बायस यूनेस्को की जानिब से रनी कोट को 1993 में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। इस किले की तामीर के बारे में हतमी तौर पर मालूम नहीं हो सका है, जिसके बायस किले की तामीर के बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कहा जाता है कि ये किला सिंध के तालपुर हुक्मरानों ने सन 1819 में तामीर कराया था। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तारीख़ी किले रनी कोट के अंदर और इस वक्त हम इस किले की अहमियत के बारे में जानेंगे। महकमा सकाफ़त और सियाहत के टूरिस्ट अटेंडेंट हैं अब्दुल कादिर साहब, उनसे पूछते हैं कि इस किले की अहमियत क्या है। तो हमारे स्कॉलर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बाकायदा 1-2 सेमिनार हो चुके हैं, तो बाकायदा बहस व मुबाहिसा हुआ है, मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं कि रूमी जो थे, रूमियों ने बनाया, और अक्सरियत की राय ये है कि मीर करम अली ने बनाया। अभी सर हम यहाँ के लोकल हैं, हम गबोल ख़ानदान है हमारा। हमारे जो गबोल हैं वो तकरीबन अरगोन के ज़माने से हम यहाँ पे आबाद है। अगर मीरों ने बनाया होता तो हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पे मजदूरी की होती, तो और अगर मीरों ने बनाया होता तो इसकी हिस्ट्री जो है ना आप सुर्खियों में देखते हैं। हमारे स्कॉलर कुछ ऐसे हैं जिनका भी इख्तलाफ है, कुछ स्कॉलर ऐसे हैं जिनका सबसे इख्तलाफ है। वो कहते हैं एक ईरानी शहनशाह था साइरस एज़म, उसने बनाया 540 साल कबल मसीह। ये एक जाके अंदाज़ा निकाला गया है। मजीद किले तक पहुंचने के लिए किले के अंदर मजीद 6 किलोमीटर कच्चे और दुश्वार रास्ते से सफ़र करना पड़ता है। हवा से तराशे हुए खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान गुजरते हुए हम मेरी कोट पहुंचे। ऊंचे पहाड़ पर बनाए गए इस किले के सदर दरवाजे से दाखिल हुए तो हमें माजी में झांकने का मौका मिला। मुस्ततील शक्ल के इस किले में सिपाहियों की परेड के लिए मैदान बनाया गया है। किले में रहायश के लिए हटनुमा कमरे भी मौजूद हैं और कहा जाता है कि यह किला तालपुर हुक्मरानों की जानिब से शाही रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मीर आते थे शिकार के लिए और किले के अंदर आके वो स्टे करते थे। यहाँ पे हैदराबाद से वो आते थे, तो जब यहाँ पे आए तो मकामी लोग बोलते थे कि भाई ये मीरों का कोट है, मीर कोट, ऐसा करके उन्होंने ये मीरी कोट नाम रख दिया। तो ये किले मरकज़ में यही कोट है जो आप अभी देख रहे हैं। किले के अतराफ की निगरानी के लिए 5 बुर्ज तामीर किए गए हैं, जबकि सिपाहियों के गश्त के लिए सड़क जितनी चौड़ी दीवार बनाई गई है। कोई वक्त था जब किले की दीवारें सिपाहियों की कदमों की आवाज़ों से गूंजती थी, मगर आज वहाँ खामोशी ने डेरे डाले हुए हैं। हम सीढ़ियों से होते हुए किले की बालाई मंजिल पर पहुंचे तो हमें पूरे इलाके का दिल फरेब मंजर देखने को मिला। यूं किले की तर्ज तामीर को देखकर माजी के कारीगरों की महारत का अंदाजा होता है। रनी कोट का किला अपनी तर्ज तामीर के बायस आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है और गुज़श्ता 4 साल के दौरान 30,000 से ज़ायद सयाह इस तारीखी विरसे का सैर कर चुके हैं। नाज़रीन, तारीख़ी किला रनी कोट आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है और बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह
آج بھی اس تاریخی مقام کا رخ کرتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. پریزرویشن ہونی چاہیے ہیریٹیج کی. ٹورزم کو اسی حساب سے فروغ دینا چاہیے. یہاں پہ مطلب ٹورسٹ کو اسسٹ کرنا چاہیے. مجھے دیکھ کے آئی ایم سیریسلی مطلب اٹس این انکریڈیبل جرنی فار می کہ میں نے کبھی جو نا اس طرح کے فورٹس دیکھے نہیں ہیں اپنے زندگی. رانی کوٹ کا جو ایکسپیرینس ہے وہاں سے ٹریول کرنا یہاں تک, جو درمیان میں لیفٹ رائٹ دونوں سائڈوں پہ ایک جنگل و بیابان, بالکل ایک ریگستان کا سا منظر ہے, پھر پہاڑ ہیں ان کے اندر یہ بنا ہوا ہے, اور بہت زبردست جگہ ہے, سالیٹیوڈ والی جگہ ہے. ہم ابھی ٹریول کر رہے ہیں 4 دوست ساتھ میں یہاں پہ آئے, اور لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ہم کسی ماضی میں رہ رہے ہیں. وہ ماضی والی فیلنگس 700-800 سال پرانی وہ فیلنگ آ رہی ہے. اور ویسے دیکھا جائے تو یہ ایک نیچر کی ایک وہ حصہ ہے جو ایک مطلب ٹیرن اینڈ بیرن ہے. اٹس سچ اے فیسینیٹنگ پلیس. اور یہ تو پاکستان میں وی شوڈ پراؤڈ کہ وی ہیو سچ اے ہسٹوریکل پلیسز, اور تاریخ ہماری مطلب جب تاریخی حوالے سے یہ بہت ویلیو رکھتی ہے. تو میں تو یہ میسج کنوے کروں گا لوگوں کو کہ لوگ آئیں, دیکھیں, جگہ وزٹ کریں اور پراؤڈ کریں. ادھر مطلب انجوائے کرنے کا مزہ کچھ الگ ہے. ادھر آگے کچھ جاؤ تو چشمے وغیرہ ہیں, تو ادھر گھومنے کا مزہ آتا ہے. ہم آتے ہیں دوستوں کے ساتھ, اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھی جگہ ہے, ادھر آئے اور انجوائے کریں. ہم آتے ہیں ادھر کے, بس تھوڑا روڈ وغیرہ تھوڑے ہیں, تھوڑا مسئلہ ہے ان کا, باقی سب کچھ صحیح ہے. الحمدللہ یہ جگہ بالکل سیف ہے, اور بس اس میں تھوڑے بہت مسائل ہیں, جیسے روڈ کا مسئلہ ہے, اور اسی طرح پانی کا بھی مسئلہ ہے تھوڑا بہت, اور اس کے علاوہ موبائل نیٹ ورک ہے, یہ جو بالکل اہم ہے. کیونکہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو پیچھے والے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ نیٹ ورک بالکل بھی نہیں ہے. میری کوٹ کے پیچھے 2000 فٹ اونچی چٹان پر شیر گڑھ کے نام سے ایک چھوٹا قلعہ بھی تعمیر کیا گیا ہے, جہاں تک پہنچنا انتہائی دشوار ہے. اس چھوٹے قلعے سے رانی کوٹ کے اطراف کی نگرانی کی جاتی تھی. مرکزی قلعے کے ساتھ سیاحوں کی سہولت کے لیے ایک عالی شان ریسٹ ہاؤس اور ہٹس تعمیر کیے گئے ہیں, جو تمام ضروری سہولیات سے آراستہ ہیں. قلعے میں کھانے کے لیے ریسٹورنٹ بھی موجود ہے, جہاں لذیذ کھانے اور ضروری اشیاء دستیاب ہیں. رانی کوٹ قلعے کی بحالی اور مرمت کا کام انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے, جس کے باعث یہ قلعہ آج بھی اصلی حالت میں موجود ہے. رانی کوٹ کے چاروں اطراف کہیں بھی قدرتی طور پر پورا سال پانی میسر نہیں ہوتا, تاہم قلعے میں موہن گیٹ کے قریب پانی کے چشمے موجود ہیں, جسے مقامی لوگ پریوں کا تڑ یعنی پریوں کے نہانے کا مقام کے نام سے پکارتے ہیں. ہم انتہائی مشکل, کچے اور دشوار راستے سے ہوتے ہوئے 1 گھنٹے کے بعد اس چشمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. ناظرین, رانی کوٹ کے تاریخی قلعے کے اندر مختلف چشمے بھی موجود ہیں, اور ایسے ہی ایک قدرتی حسن سے مالا مال چشمے پر اس وقت میں موجود ہوں. یہ ہے وہ چشمہ جس کا صاف اور شفاف پانی, جس کے اندر آپ کو مچھلیاں بھی ملیں گی. رانی کوٹ کے بلند پہاڑوں کے درمیان یہ چشمہ قدرت کی بڑی نعمت ہے, جس نے ویران پہاڑوں میں زندگی کو رواں رکھا ہوا ہے. سارا سال چشمے سے ٹپکنے والے صاف اور شفاف پانی نے رانی کوٹ کے وادیوں کو سرسبز اور شاداب بنا دیا ہے. کئی سو سال سے مقیم یہاں کے مقامی باسی چشمے کے پانی کو پینے اور کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں پیاز, سبزیاں, گندم اور دیگر فصلیں کاشت کی جاتی ہیں. پیاز کے پھول اور جنگلی بیل بوٹے, شہد اور کئی اقسام کے کیڑے مکوڑوں, تتلیوں اور پرندوں کے لیے خوراک کا ذریعہ ہے, جس کے باعث یہاں پر ہر وقت مختلف پرندوں کے جھنڈ دکھائی دیتے ہیں. یہاں کے مقامی لوگ انتہائی ملنسار, سادے اور مہمان نواز ہیں, جس کے باعث رانی کوٹ کے ویران پہاڑوں میں امن اور سکون پایا جاتا ہے. قلعے کے اندر قدرتی ماحول اور خوبصورت نظاروں کے باعث ایک نئی دنیا آباد ہے. چشمے کے پانی سے پہاڑوں کے درمیان وادی میں گھنا جنگل موجود ہے, جو کئی اقسام کے پرندوں اور جنگلی حیات کا محفوظ مسکن ہے. اب ہماری اگلی منزل ہے دنیا کی قدیم تہذیب انڈس ویلی سے جڑا ہوا شہر آمری. پہلے ہم رانی کوٹ سے انڈس ہائی وے پر پہنچے, جہاں سے سیون کی طرف 20 کلومیٹر کا سفر کیا اور آمری شہر پہنچے. انڈس ہائی وے کے دائیں طرف کچے راستے سے ہوتے ہوئے دنیا کی قدیم تہذیب کے آثاروں پر پہنچے, جو ایک مٹی کے بڑے ڈھیر میں دفن تھے. آمری کے قدیم آثاروں کی پہلی کھدائی 1929 میں انگریز دور میں کی گئی, اور یہاں سے ملنے والے آثاروں سے معلوم ہوا کہ یہ شہر موہنجو دڑو اور ہڑاپا سے بھی پرانا ہے. اس قدیم شہر کی دوسری کھدائی 1959 میں کی گئی, جو 3 سال تک جاری رہی. اس وقت ہم بات کرتے ہیں آمری کے بزرگ شخص
मोहम्मद उस्मान भुट्टो से कि वो आमरी के बारे में क्या जानते हैं। इधर अंग्रेज़ रहते थे, वो इधर भी मजदूर काम करते थे, वहाँ भी काम करते थे। इधर उनको ये ठिकरी वगैरह जो थी उनको साफ करते थे। सुनता था मैं तो आज फलाने मानू ने एक मनिया देखा, उनका 8 आना या 4 आना उसने लिखा इनाम, या कोई और कोई चीज़ देखा, फिर वही उनकी थोड़ी कीमत बढ़ी होगी तो फिर उनको वो बढ़ा के लिखते थे उनका इनाम, फिर 8 दिन के बाद उनको देते थे। आमरी के आसारों की तीसरी बार खुदाई महकमा सकाफत और सियाहत और शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर के मुश्तरका ताउन से की गई है और यहाँ से मिलने वाले आसारों पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीक जारी है। इन कदीम आसारों को महफूज बनाने के लिए म्यूजियम भी बनाया गया है। नाज़रीन, इस वक्त हम आमरी म्यूज़ियम में मौजूद हैं और हम बात करेंगे साइट अटेंडेंट आसिम भुट्टो से। मोहनजोदड़ो, उससे भी ये ज़्यादा पुरानी तहजीब है। ये पत्थर की चीज़ें, कुछ स्टोन में ये लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट मिले हैं और ये बीट्स वगैरह यहाँ से बॉन्स मिले हैं। ये सारी चीज़ें इधर रखी हुई है म्यूज़ियम में। आमरी से मिलने वाले आसारों में सिक्के, हथियार, मिट्टी के बर्तन, मोहरें, जानवरों के मुजस्मे और कांच की बनी अशिया भी शामिल हैं, जो इस म्यूजियम में रखी गई हैं। अब हमारी अगली मंजिल है खीरथर के पहाड़ों में गोरख हिल स्टेशन के बाद ऊंचा मकाम जिसे बडो जबल कहते हैं, जिसकी बुलंदी 3000 फीट से ज्यादा है। ये मकाम खुशगवार मौसम, ठंडी हवाओं और पहाड़ों के दिलकश कुदरती मनाजिर के बाइस मशहूर है। सेवन के करीब झांगारा की तरफ जाने वाली पक्की सड़क पर सफर करते झांगारा और मांगारा शहर से गुजरते हम काई के मकाम से पहले बाएं तरफ मुड़ गए। मजमूई तौर पर हमें बडो जबल तक पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर का सफर खूबसूरत और कुदरती तौर पर तराशे पहाड़ों के दरमियान करना पड़ा। कहीं पहाड़ों से आने वाले पानी के रास्तों पर दरख्तों से भरी सरसब्ज वादियां तो कहीं खुश पहाड़ नजर आ रहे थे। पथरीली जमीन पर जंगली बेल बूटे और सूखा घास मौजूद था जो भेड़ और बकरियों के लिए चारे का जरिया था, जिसके बायस जगह जगह हमें भेड़ और बकरियों के झुंड वीरान पहाड़ों में दिखाई दे रहे थे। गाड़ी की रफ्तार के साथ मौसम भी बदलने लगा और ठंडी हवाओं के झोंके हमारे अंदर नई तवानाई फूंक रहे थे। हमारी गाड़ी कभी बुलंद और बाला पहाड़ों के दरमियान तो कभी खौफनाक ऊंची चट्टानों पर पक्की सड़क पर दौड़ रही थी। आखिरकार 4 घंटे की तवील मुसाफत के बाद हम बडो जबल पर पहुंचे। कई सौ साल से मुकीम मकामी लोगों से मुलाकात की जो गुर्बत के बावजूद मेहमान नवाज, मिलनसार और पुरअमन थे। यही वजह है कि यहाँ की वादियाँ अमन और सुकून का गहवारा है। मकामी लोगों की मदद से हम उस जगह पर पहुंचे जहाँ कटे पहाड़ों के दिलकश मनाजिर देखने को मिले। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऊंची चट्टान पर मौजूद हूँ जिसे कहते हैं बडो जबल, जो अपनी ठंडी हवाओं, कुदरती मनाजिर के बायस मशहूर है। आप भी यहाँ आकर अपने लम्हात को यादगार बना सकते हैं और मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। ये पहाड़ कुदरती तौर पर टूट फूट का शिकार होते हैं, जिसके बायस पहाड़ों के दरमियान क्रैक्स मौजूद हैं। चलते वक्त ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि छोटी गलती से कई 100 फीट नीचे तक गिरने का खतरा रहता है। यहाँ पहाड़, हवा, बारिश के पानी और मौसमी तब्दीलियों के बायस कुदरती तौर पर इस तरह कटे हुए हैं जैसे किसी माहिर संग तराश की खूबसूरत तख्लीक हो। बडो जबल अपने खूबसूरत मनाजिर और आसान रसाई के बायस सयाहों के लिए पुरकशिश मकाम है। ये इसीलिए मशहूर है, बहुत नज़ारा है, आप देख सकते हैं, और लोग इसीलिए आ रहे हैं। इधर चक्कर लगता है और इधर खामोश है बिल्कुल, इसीलिए लोग आ रहे हैं। और जो लोग नहीं आ गए तो इधर तफसीरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, देखने के लिए अमन में है। मौसम सही, जून जुलाई में गर्मी आपको महसूस नहीं होगा। सर बहुत लोग आते हैं, ये मकानी लोगों के सपोर्ट बहुत आ रहे हैं। इधर सिक्योरिटी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, अमन है और उसका खिदमत मैं करता हूँ। ये इलाका खूबसूरत कुदरती मनाजिर के बायस फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन मकाम है। ऊंचे पहाड़ों और खुशगवार मौसम के बायस ये इलाका कोह पेमाई जैसे खेलों के लिए साजगार माहौल फराहम करता है, जिससे इस इलाके की सयाहती अहमियत को उजागर किया जा सकता है। बडो जबल के बाद हमारी अगली मंजिल काई रेस्ट हाउस है, जो काई जाने वाली सड़क पर मौजूद है। चश्मे के पानी से आबाद सरसब्ज इलाके, खेतों और बागात के दरमियान गुजरकर हम काई रेस्ट हाउस पहुंचे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ काई रिसॉर्ट के साथ बाग-ए-पंजतन पार्क, जो एक तारीख़ी मकाम है। ये वो जगह है
जहां पर लाहौत जाने वाले फ़कीर आराम भी करते हैं। यहाँ कई साल पुराने दरख्त मौजूद हैं जिसे मकामी लोग पंचतंग का बाग कहते हैं। घने पुराने कदावर और फलदार दरख्त जंगली हयात का मस्कन है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ गुलबेग फ़कीर साहब मौजूद हैं जो हमें इस बाग की अहमियत के बारे में बताएंगे। हमारे जो बड़ों ने बताया कि हमें यहाँ पर 7 नस्लें हो गई हैं। इतना ये बाग भी पुराना है, हम भी यहाँ के पुराने रहने वाले हैं। और यहाँ से जो लाहौत जाने वाले लोग हैं, किसी ज़माने में तो यहाँ से बड़े बड़े दरवेश जाया करते थे, फिर आम आदमी आना शुरू हो गए। ये लाल शहबाज कलंदर के मेले के बाद 3 दिन इनकी रश होती है जो हज़ारों के तादाद में होते हैं। ये लोग भी जाते हैं और ये वादी काई जो है ये अपने देखने वालों को कभी मायूस नहीं करती। हमारे जो बड़े फ़कीर थे उनका एक असूल बना हुआ था कि भाई इस बाग के अंदर ये परिंदे जो हैं इसको खाना यहाँ पर मिला करता था किसी ज़माने में। तो किसी को गुलेली, बंदूक या इस किस्म की कोई चीज़ इस बाग के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी है। किसी परिंदे का जो बच्चा नहीं उठाना है, यानी यहाँ पर इसका फ्रूट भी परिंदे खाएं, जानवर खाएं और लोग खाएं, इसको कोई पैसा नहीं लगेगा। और इस बाग में यानी लोगों के साथ जानवरों को भी अमान हासिल है और वो पुराने वक्त से है, आज भी है, जो आप उनकी बोलियाँ सुनाई दे रही हैं आपको। कुदरती चश्मे से निकलने वाले पानी को पक्के वाटर कोर्स के जरिए यहाँ पहुँचाया गया है जो इस बाग के साथ पूरे इलाके को सैराब करता है। सयाहों की रहायश के लिए महकमा सकाफत और सियाहत की जानिब से रेस्ट हाउस भी मौजूद है। अब हम दोबारा इंटस हाईवे पर पहुंचे। सेवन के करीब मशहूर बुजुर्ग शाह सदरुद्दीन लकारी अल मारूफ लकी शाह सदर की मज़ार से पहाड़ों की तरफ सफ़र किया। पक्की सड़क पर 6 किलोमीटर का सफ़र करके हम कुदरती चश्मों पर पहुंचे जो लकी शाह सदर के चश्मे के नाम से मशहूर हैं। सीढ़ियों से चढ़कर ऊंचाई पर पहुंचे और खूबसूरत पहाड़ों के दामन से पैदल चलते उस मकाम पर पहुंचे जहां से पहाड़ों से आने वाला चश्मे का पानी कुदरती नहर में गिर रहा था। नाज़रीन, लकी शाह सदर के करीब पहाड़ों के कुदरती मनाजिर और गर्म पानी के चश्मे आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं। इन चश्मों से आने वाला पानी जल्दी अमराज में मुब्तला लोगों के लिए शफा का जरिया भी है। मकामी लोगों के मुताबिक चश्मे के पानी में गंधरफ पाया जाता है जिसके बायस ये जल्द के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए शफा का जरिया है। पहाड़ों के ऊंचे और दिल फरेब कुदरती मनाजिर और कुदरती चश्मा आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है। नाज़रीन, लकी शाह सदर के करीब पानी के चश्मे और पहाड़ों के कुदरती मनाजिर भी देखने के काबिल हैं। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में सयाह आते हैं, उनसे हम बात करते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। इधर जो एक चश्मा, गर्म पानी का चश्मा है जहाँ पर नहाने लोग आते हैं। लकी शादर का चश्मा है, इधर लोग आते हैं नहाने के लिए, खारश मल्ले के लिए ये अक्सर है। जो लोग नहीं आए यहाँ पर जो आके देखें, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ। ऊंची चट्टान पर पुरानी मस्जिद भी नजर आ रही है जो मकामी लोगों के मुताबिक मशहूर बुजुर्ग लकी शाह सदर ने तामीर कराई थी। चश्मे का पानी कुदरती नहर से गुजरकर पहाड़ों के दरमियान नीचे की तरफ बह रहा है।